तो ऑल राइट, अब पढ़ते हैं हम लोग। ओके एवरीवन, सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी, केसी, केएक्स, इन सब के रिलेशन एंड केपी के एप्लीकेशंस मैंने आपको डिस्कस कराए थे ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आज चलो पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशन है। लिंक डालो, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। and vapor density at equilibrium. अच्छा, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल भाई जिनको ये भूल चुका है वेपर डेंसिटी क्या होता है उनको याद दिला दूं कि वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ वेपर ऑफ द गिवन सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और डेंसिटी का अगर एक्सप्रेशन आपको निकालना है तो आप आइडियल गैस का यूज करो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसको एम बाई वी आर टी एंड पी इंटू वी, तो तो ये m बाई वी ही क्या है, d, और इसको इधर ला दो तो p, अच्छा कैपिटल M भी होगा ना, मोल था, तो pm बाई आर टी। तो डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस फॉर आइडियल गैस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू मोलर वेट अपॉन r इंटू टी। तो जब आप इसको लिखोगे तो प्रेशर सेम है P इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ वेपर अपॉन R इंटू टी नॉट डिवाइडेड बाई P नॉट इंटू मोलर वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड डिवाइडेड बाई R इंटू टी नॉट। अगर आप ये देखो सब कट के क्या दे देंगे, मॉलिकुलर वेट ऑफ वेपर अपॉन और ये वेपर डेंसिटी। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मोलर वेट कभी निकालना हो तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होगा, क्योंकि MH2 किसके बराबर होता है, 2 के। तो मतलब अगर मुझे वेपर डेंसिटी का एक्सप्रेशन पता है कि वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज नथिंग बट मोलर वेट ऑफ वेपर ऑफ एनीथिंग, राइट, जिसका भी वेपर का या कोई भी गैस का आपको निकालना है तो ऐसे निकलता है। ठीक है, तो इस बात का हम लोग यूज करेंगे। तो चलो एक एग्जांपल लेकर के मैं समझाता हूं एंड देखते हैं कि किस तरीके से उसको फिगर आउट करना है। तो मैं ले रहा हूं कंटेनर के अंदर एक गैस ले लेता हूं, कौन सी, एन गैस ले लिया मैंने, एन। अब मैं एन जानबूझ के ले रहा हूं क्योंकि ये ब्रेक डाउन होने वाला है एन टाइम्स ए में। ध्यान देना, लेफ्ट साइड में एन इज द मॉलिक्यूल एंड इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1, and this side A is the molecule and N is its stoichiometric coefficient. So अब अगर मुझे रिलेट करना है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, जहां पे कैपिटल डी, जैसे हमने स्मॉल डी बोला है वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, कैपिटल डी इज वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब यहां पे क्या है, वो एन है, स्मॉल डी इक्विलिब्रियम मिक्सचर का था। तो मैं देखता हूं, एक बारी करके देखते हैं। तो मेरे को तो यही पता है कि अगर इसका इनिशियल मोल ए नॉट है, इनिशियल मोल, तो एक्स मोल अगर ये टूटता है तो ये कितना बनेगा, एन टाइम्स ऑफ एक्स मोल ये बनेगा। ये कुछ लिया नहीं था तो यही बनेगा। जनरल टाइम टी पे कितना बचा फिर, ये ए नॉट माइनस एक्स, और ये क्या बन गया, एन एक्स। और आपको पता है कि मैं इसको इतना लिख सकता हूं क्या, कितने लोग इस बात से अग्री करते हो जरा बताओ। अल्फा, दिस इज अल्फा। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज डिफाइन है कितना मोल टूटा अपॉन कितना लिया था। और मुझे रिलेशन भी किस में चाहिए, अल्फा में चाहिए, मुझे एक्स नहीं चाहिए। तो मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूं, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए नॉट है, तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को? अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, वेपर डेंसिटी ना। तो वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम का चाहिए, और इक्विलिब्रियम पे कोई अकेला मॉलिक्यूल नहीं है। अगर अकेला रहता तो मैं आंसर निकाल लेता, वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, लेकिन अकेला तो कोई मॉलिक्यूल बचा ही नहीं। ये तो मिक्सचर हो गया, इसमें एन भी है, ए भी है,
तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं कि एन के मोल्स कितने, कितने मोल्स, तो ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा। ए के मोल्स कितने, एन टाइम्स ए नॉट अल्फा। टोटल मोल्स कितने, ए नॉट कॉमन ले लो 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। डू यू गाइज अग्री? भाई सब जोड़ दो यार, ए नॉट कॉमन ले लोगे तो एन अल्फा माइनस अल्फा, आप अल्फा कॉमन ले लो तो एन माइनस 1 आ गया क्या? सही लिखा हो ना? तो ये बन गया। अब मैं यहीं से रिलेशन डिराइव करूंगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो, बस याद कराने के लिए मैंने आपको। अब मैं यहां पे लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर कैन बी रिलेटेड एज vapor density of mixture. So can I say that molar mass of mixture, which can be written as 2 into small d, isn't it? मिक्सचर मतलब एट इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूं, 2 इंटू, और डी क्या था? वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम ही तो था। और मोलर मास क्या निकालने नहीं आता है आपको? मोलर मास कैसे निकालते किसी का? तो आप बेसिक फॉर्मूला याद करो, मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाई मोल। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं? मास बाई मोल। तो यहां पे मिक्सचर का हमें मोलर मास निकालना है, तो मिक्सचर का ही मास होना चाहिए डिवाइडेड बाई, तो मैं क्या लिख दूं? टोटल मास ऑफ मिक्सचर गैसियस मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई टोटल मोल गैसियस मिक्सचर। यस और नो? अब बताओ टोटल, ये मैंने यहां से आपको, कितने लोग कह रहे हैं टोटल मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, ये कोई चेंज होने वाला चीज ही नहीं है। मास तो पूरे रिएक्शन मिक्सचर का जो T इज इक्वल टू 0 पे है, वही T इज इक्वल टू किसी भी टाइम पे है, चाहे वो इक्विलिब्रियम आ जाए चाहे पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि मास कभी चेंज नहीं होता। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, एटम जो पहले किसी और से जुड़ा था उससे हट के दूसरे से जुड़ जाता है। एटम तो गायब नहीं हुआ ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो गायब नहीं हुए ना, तो जो मास T इज इक्वल टू 0 पे वही मास। So can I write the total mass of gaseous mixture at equilibrium is same as total mass at T is equal to 0? बोलो, ये इंपॉर्टेंट लाइन, ये कैसे लिखा ये कहानी लिख लेना, क्योंकि मास ओवर द पीरियड ऑफ रिएक्शन डू नॉट चेंज, इसलिए मैं T इज इक्वल टू 0 का लिखूं या किसी भी, क्यों लिख रहा हूं अभी समझाता हूं इसका रीजन। एंड टोटल मोल ऑफ गैसियस मिक्सचर यू कैन राइट, टोटल मोल कितना आया था? A naught 1 plus alpha n minus 1. Do you guys agree? टोटल मास एट T इज इक्वल टू 0 मैंने डेलिबरेटली लिखा, क्या उसका मतलब था? कि मुझे कैपिटल D मिल जाएगा। अच्छा टोटल मास बताओ T इज इक्वल टू 0 पे है क्या? तो T इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या था? An, और कितना था? A नॉट मोल्स। क्या बोल सकता हूं? तो इसका मास बोलो, T इज इक्वल टू 0 पे कितना? अरे A नॉट मोल इंटू मोलर मास ऑफ A एंड, डू यू गाइस अग्री? मास क्या होगा? मोल इंटू मोलर मास। सो कैन आई से दैट A नॉट टाइम्स मोलर वेट ऑफ AN अपॉन A नॉट 1 प्लस अल्फा n माइनस। क्या यहां से ये खत्म हो गया? अच्छा अब कितने लोग कह रहे सर जैसे आपने ये लिखा है मोलर मास ऑफ मिक्सचर 2 इंटू स्मॉल डी, वैसे ही मोलर मास ऑफ AN कैन बी रिटन एज 2 इंटू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल D क्या था? मोलर वेपर डेंसिटी एट T इज इक्वल टू 0 ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं यहां पे लिख देना 2 इंटू कैपिटल डी अपॉन 1 प्लस अल्फा। खत्म नहीं हो गया ये खत्म हो गया ना 2D। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 2 उड़ाओ, ये पूरे कहानी को उधर ले जाओ, डी बाई डी को उधर लेके जाओ। सो हमारे पास आ गया 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल D बाई स्मॉल डी। अब यहां से कितने लोग कह रहे हैं अल्फा की वैल्यू आ गई डी माइनस स्मॉल डी अपॉन n माइनस 1 इंटू स्मॉल। डू यू गाइज अग्री?
दिस इज द रिलेशन वेयर कैपिटल डी क्या है, वेपर डेंसिटी एट टी इज इक्वल टू 0। अच्छा मान लो यहां वेपर डेंसिटी के बजाय अगर मैं डेंसिटी भी यूज करूं तो कुछ गलत है क्या? नहीं है, क्योंकि डेंसिटी भी क्या होता है, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम विच कैन बी रिटन एज पीएम बाई आरटी। टेम्परेचर अगर सेम है तो डेंसिटी का रेशियो भी इसके रेशियो के बराबर आएगा, तो डेंसिटी का रेशियो कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज। तो ये एक्सप्रेशन इक्वली वैलिड है अगर यहाँ कैपिटल डी स्मॉल डी को मैं डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम एंड डेंसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 भी अज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि रेशियो है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू भी वही आती है। ठीक है, क्या मैं इसको मोलर मास के टर्म में भी लिख सकता था, मोलर मास एट टी इज इक्वल टू 0 ऑफ ए एन माइनस मोलर मास ऑफ मिक्सचर? यस, क्योंकि डेंसिटी m/2, ऊपर नीचे से सब तरफ से 2 कट जाएगा, तो दिस इज नॉट अ सिंगल एक्सप्रेशन। ये लिखना इज सेम एज डेंसिटी में लिखना इज सेम एज मोलर मास में लिखना, तीनों एक्सप्रेशन एक ही टाइप में है। तो प्लीज मेक अ नोट क्विकली। मिटा दो। बेसिकली कहानी सिर्फ इतनी है, और इसमें ये कैसे लिख रहे हैं उसी का बैकग्राउंड मैंने पहले और बाद में लिखा हुआ है, तो आप इसके फ्लो को नोट करना। और हाँ ऑफ कोर्स ये बॉक्सेस बनाने ताकि आपको आइडिया लगे कि टी इज इक्वल टू 0 पे क्या है एंड इक्विलिब्रियम पे क्या है। ये एट इक्विलिब्रियम की स्टोरी है, एट इक्विलिब्रियम की ये पूरा बॉक्स का डायग्राम बनाना है। और ये एक्सप्रेशन मैंने डिराइव कर दिया इतना इजीली, आपको एक बार फिर से फ्रेश अप्रोच लेकर के आपको घर पे जाके फिर से डिराइव करना है। क्या आप वहां तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि इसमें बताओ मैंने कुछ नया बताया, एनीथिंग न्यू इन दिस? नहीं, जस्ट आई यूज दिस इंफॉर्मेशन सच दैट टू गेट दिस रिलेशन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन n माइनस 1 इंटू टी। इज दैट क्लियर? Small d is the vapor density of equilibrium mixture and capital D is the vapor density at T is equal to, ये इसका D था और इसका small d।
समझ गए ना? अब वो डिराइव करेंगे, देखेंगे कैसे करना है। रिएक्टेंट्स मल्टीपल होगा तो ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये मोस्टली डिसोसिएशन के लिए ही आता है। ठीक है, अच्छा आप पहले ये दिमाग लगाओ कि आप एक बात देख पा रहे हो कि मोलर मास टाइम के साथ जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता ये घट रहा है। मोलर मास दिख रहा है एक्सप्रेशन में, देखो मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज बेसिकली, ये कट गया ना, MAN/1 प्लस अल्फा n-1, यही तो था ना मोलर मास, बोलो ना जी। तो बताओ टाइम बीतने के साथ अल्फा तो बढ़ता है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम किस पे होगा, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे जो डेंसिटी आएगी या जो मोलर मास आएगा वो सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि एक पार्टिकल कई पार्टिकल में टूट रहे हैं, इसलिए मोलर मास मिक्सचर का डिक्रीज करता जा रहा है, मोलर मास मिक्सचर का डिक्रीज करता जा रहा है। इज दैट क्लियर? अच्छा अभी एक बात, ये कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर अगर इसमें n इज इक्वल टू 1 हो गया तो ये तो एक्सप्रेशन ही वैलिड नहीं होगा फिर तो, और होना भी चाहिए। तुम सोचो एक पार्टिकल दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, एक मोल इसका भी एक मोल उसमें भी, जैसे आइसोमेरिक कन्वर्जन होते हैं कि ब्यूटेन आइसोब्यूटेन में चेंज हो रहा है गैस में, आइसोमेरिक कन्वर्जन। तो जब भी ऐसा कन्वर्जन होगा तो कितने लोग करें, एक पार्टिकल टूटा एक बन गया तो ओवरऑल पार्टिकल्स तो सेम रह गए, तो डेंसिटी, वेपर डेंसिटी जो भी वैल्यू है वो हर टाइम पे उतना ही है। तो ये एक्सप्रेशन ही तब लगा सकते हो जब एक पार्टिकल कई चीजों में टूट रहा हो, वरना अल्फा यहां से निकलने वाला नहीं है। ये तो अल्फा निकालने का एक तरीका है, एक तरीका हमने कल भी सीखा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी को कैसे रिलेट करके निकालते हैं, ये सुनो, वैसे भी क्वेश्चन आते हैं भाई। तो चलो आपके दिमाग में सेट हो गया ये, आगे बढ़े। क्वेश्चन दो मैं एक, लिखो, फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 गैस find the degree of dissociation of N2O4 gas if vapor density of equilibrium mixture is 30। मतलब वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट तो नहीं होता ना, क्योंकि वो तो रेशियो है, यूनिटलेस फंड, इसलिए मैंने 30 लिखा हुआ। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 30, तो आपको बताना है कितना टूटा, अल्फा का वैल्यू बताना है। भाई सबको याद है ना नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, कितना, 14 होता है। ऑक्सीजन का, हाँ बस इसी इंफॉर्मेशन का यूज पड़ेगा और बात। क्या है आंसर? चलो देखो हम क्या यूज करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन n-1 इंटू डी। एन क्या होता है कि वन पार्टिकल ऑफ दिस इज ब्रेकिंग इनटू हाउ मेनी पार्टिकल्स, तो कितने लोग कह रहे हैं फॉर अबव रिएक्शन n इज इक्वल टू 2। कैपिटल डी क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4, क्या ये नहीं निकाल लोगे जी? मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4/2, बताओ N2O4 का कितना आएगा, चेक करो, 92 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 46, ये पहला आ गया। स्मॉल डी इज द वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, वो कितना दिया हुआ है, बस यार अब क्या करना है इस क्वेश्चन में,
उठा के रखो यहाँ, कैपिटल डी 46 माइनस 30 अपॉन एन 2 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 30, कितना आ गया 16/13, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लो कितना आ जा रहा है 4/8/15 है। परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना हो तो 8/15 इंटू 100 कर दो, अल्फा इंटू 100, कितना परसेंट टूटा निकालो, 800/15 करो तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालो तो कितना आ रहा है 50, इतना परसेंटेज टूटा। अच्छा कोई बता सकता है कि सर इसका परसेंटेज डिसोसिएशन मैक्सिमम कितना हो सकता था? 100%। लिमिटिंग केस ले लिया हूं भाई, एट द मैक्स कितना हो सकता है 100%, यानी अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है 0 से 1 के बीच, अल्फा 0 से 1, परसेंटेज डिसोसिएशन 1% से लेकर आ रहा है बेटा, बोलो सबको आ रहा है बात समझ में? ओके अच्छा यहां तक क्लियर है ना? अच्छा मुझे बताओ डी, स्मॉल डी है, वो मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है? देखो कैपिटल डी इज हायर, कम से कम कितना हो सकता है? कितने लोग कहते हैं जब ये पूरा का पूरा ही टूट जाता, पूरा का पूरा टूट जाए तो ये बन गया NO2, और NO2 का हम वैल्यू निकालते मोलर मास बाई 2, NO2 का 20 कितना आता 46 था ना, 46/2 कितना आता 23, तो कम से कम इसका आंसर कितना आता डेंसिटी, वेपर डेंसिटी 23। समझ में आया ना? जब पूरी तरीके से टूट जाए तो सिर्फ डब्बे में क्या बचा है NO2, और NO2 का वेपर डेंसिटी कितना होता है मोलर मास ऑफ NO2 अपॉन 2, और NO2 का मोलर मास 46/2 करोगे तो 20। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे डिजाइन किए जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब मान लो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूं, ये क्वेश्चन ना दे करके मैं आपसे ये पूछ लूं, ठीक उल्टा कर दो कहानी, एसोसिएशन का कर दो कि 2NO2 इज एसोसिएटिंग एंड फॉर्मिंग N2O4। अब कितने लोग कह रहे हैं अगर एसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूल्स बड़ा हो रहा है, मोलर मास बड़ा आएगा, तो वेपर डेंसिटी का वैल्यू भी बड़ी आएगी। तो वही वाली बात है ना, सीधा के लिए डेंसिटी डिक्रीज कर रहा था, उल्टा के लिए बढ़ना चाहिए ना, तो पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी। कहानी शुरू यहीं से करना है जैसे मैंने बताया था, इसलिए प्रोसेस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला इज द लास्ट थिंग यू आर सपोज टू रिमेंबर। सबसे पहले मैं कैसे पहुंचा वहां से वहां तक वो जरूरी है। इसमें भी कहानी वैसे ही कर लेना, इसका A0 मोल, A0 में से 2x, फिर अल्फा के टर्म में A0 माइनस A0 अल्फा, ये A0 अल्फा/2, फिर वही कहानी डेंसिटी वेपर डेंसिटी कैसे लिखते हैं वैसे पूरा डिराइव करके लिखोगे, फिर से एक्सप्रेशन डिराइव हो जाएगा। तो अगर तुम्हें मेथड में क्लैरिटी है तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जाए आप बता सकते हो, तो मैं ये नहीं करवाने वाला हूँ, ये अगर आपको एग्जाम में आएगा तो खुद फिगर आउट करना है, ठीक है? बस मैंने आपको हिंट दे दिया कि उल्टा के केस में कैसे आपको करना है। ओके बेटा आओ चलो। अच्छा इसमें एक और छोटा सा चेंज कर दूं, मैं बोलूं कि भाई रिएक्टेंट जो मैंने यहाँ पे 1 मोल रखा है ऐसा ले लूं, जैसे अमोनिया टूटने, जब अमोनिया टूटता है तो क्या बनता है N2 + 3H2। अब इसमें n की वैल्यू क्या रखोगे अगर तुम्हें अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन n माइनस 1 इंटू डी रखते हैं, तो कई बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, बोलते हैं यार मेरे को प्रोडक्ट में तो 4 पार्टिकल मिले, वो 4 रख देते हैं। वो गलत इसलिए है कि आप ध्यान से देखो, हमारा डेरिवेशन हुआ था an से n गैस, इसका कोफिशिएंट 1 था और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, इस 2 को हटाओ तो ये कितना बन जाएगा 1/2, ये कितना, अब इनको जोड़ो 1/2 + 3/2 कितना हो गया 2 हो गया, तो n की वैल्यू 4 नहीं 2 आएगी। तो जैसे ये ध्यान है फॉर्मूला, वैसे ये ध्यान होना चाहिए कहां से निकाला है इसको, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो कंपेयर कर सको कि यार यहां लगा भी पाएंगे कि नहीं। जैसे NO2 वाले में तो लगा लिया क्योंकि इधर भी लेफ्ट में 1 था, राइट में 2 हो गया, राइट में तो चलो कुछ भी हो जाए, लेफ्ट में 1 रहना चाहिए।
यहाँ लेफ्ट में ही कितना हो गया 2, तो यहाँ यूज नहीं। तो दो ही तरीके हैं, या तो फ्रेश डेरिवेशन करो, और या अगर यूज करना है तो थोड़ा मैनिपुलेट करो, इस 2 को उधर ले जाओ, यू आर गोइंग टू गेट द राइट आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके जी, तो इसी के साथ ये सेगमेंट भी कंप्लीट होता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम विच इज LCP, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, LCP। हेडिंग डालिए। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, LCP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। चलो देखते हैं आप क्या है ये प्रिंसिपल। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, इसका कोई यूज नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि इससे जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आने वाला है वो हमें पहले से ही पता है। तुमने रेट पढ़ा है, रेट कांस्टेंट पढ़ा है, इंपैक्ट पढ़ा है, कैसे कंसंट्रेशन बढ़ाने पे किस साइड से किस साइड रिएक्शन जाएगा। बोलो, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने का इंपैक्ट क्या आता है, वो किस साइड जाने वाला है, ये पता है सबको। अगर वो पता है तो इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हम इसके फिर भी इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे और देखेंगे यही आंसर जो यहां से निकल के आता है वो रेट से कैसे निकल के आता है। तो क्या बताता है पहले एलसीपी, उसको समझते हैं। सो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इज अप्लाइड ऑन अ प्रोसेस और सिस्टम विच इज इन इक्विलिब्रियम, या केमिकल रिएक्शन जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। तो इक्विलिब्रियम कोई अटेन कर चुका है, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर आप कोई ऐसे चेंजेस करते हो, जैसे कॉन्सेंट्रेशन किसी एक रिएक्टेंट का बढ़ा दिया घटा दिया, प्रेशर ज्यादा कम कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा घटा दिया, इससे उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या इफेक्ट आता है। अगर वो चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब हो रहा है, तो आखिर कौन से डायरेक्शन में नेट रिएक्शन जाने वाला है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, इसी के बारे में कहानी कौन बताता है, एलसीपी। इनका स्टेटमेंट क्या है समग्र? एलसीपी का स्टेटमेंट ये है कि केमिकल रिएक्शन हमेशा जो भी आप चेंजेस लेके आते हो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। इट काउंटर एक्ट द कॉज, जो भी चेंजेस आप लेके आए हो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इनका बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है। कहने का मतलब, अगर तुमने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए तो काउंटर एक्ट करने का तरीका क्या होगा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसे कम हो सकता है? जब ये फॉरवर्ड जाए, आर से पी जाए। अरे बोलो ना। और कितने लोग कह रहे हैं यही कहानी तो हमें रेट एक्सप्रेशन से भी पता है कि अगर आर एफ इज इक्वल टू आरबी था और आपने सिर्फ रिएक्टेंट डाल दिया तो आर एफ बिकेम व्हाट, के एफ इंटू आर, और आर बढ़ा दोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ जाएगा, बैकवर्ड अभी उतना ही है तो जाएगा तो फॉरवर्ड ही। फिर देखो वो दोनों, एक ने रेट का बिल्कुल यूज ही नहीं किया, सिर्फ एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे दिया कि भाई रिएक्शन हमेशा काउंटर एक्ट करने की कोशिश करेगा, जो भी चेंजेस आप लेके आए हो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। इज दैट क्लियर समग्र? बोलो, बताओ अगर मैं प्रोडक्ट निकाल लूं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, कम करूं तो कैसे बैलेंस करेगा? एलसीपी के हिसाब से वो उसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तुमने कम किया तो वो उसको बढ़ाएगा। प्रोडक्ट बढ़ाएगा कब? जब रिएक्शन, तो यानी रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाना या प्रोडक्ट का अमाउंट कम करना, दोनों ही रिएक्शन को किधर लेके जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। यस और नो? तो ये स्टेटमेंट है ना इंटरेस्टिंग। और तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं और फिर हम लोग लिखेंगे। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान लो ये रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का ग्राफ याद है सबको? कौन से साइड का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे किस साइड का रेट कांस्टेंट ज्यादा बढ़ेगा? बढ़ेगा तो दोनों ही।
फॉरवर्ड का, क्योंकि जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, मतलब रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन हीटिंग प्रोसीड्स मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यस और नो। एक्सोथर्मिक, ये हमने रेट के एक्सप्रेशन से देखा, एलसीपी के स्टेटमेंट से, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ऑन हीटिंग रिएक्शन क्या करेगा, उस हीट को, जितना तुम ज्यादा हीट सप्लाई कर रहे हो उसको कंज्यूम करके खत्म करना चाहेगा। तो हीट कंज्यूम किस डायरेक्शन में होगा, एंडोथर्मिक में। लेफ्ट से राइट जाने में कंज्यूम होगा कि राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, तो इसलिए फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। है ना, कितना सिंपल था कि उसको काउंटर एक्ट करना है बस। और मैं बोल रहा हूं कि जिस भी टाइम पे तुम कंफ्यूज हो गए एलसीपी के स्टेटमेंट से, रेट को याद करना, वो कभी धोखा नहीं देने वाले। सबसे आइडियल चीज जो तुम ट्रस्ट कर सकते हो, रेट। कहोगे सर फिर क्या जरूरत थी एलसीपी पढ़ाने का जब रेट से निकल रहा है। तो ये रेट का जो मैं आज आपको इतना बढ़िया बढ़िया मलाई मक्खन लगा के समझा दे रहा हूं, ये पुराने जमाने में ऐसे केमिस्ट्री डेवलप नहीं हुई है। एलसीपी के प्रिंसिपल आते टाइम पे रेट के बारे में, उसके एक्सप्रेशन के बारे में बहुत अच्छी क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए इनके स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंस रखते हैं कि नहीं पता होने के बाद भी कितनी सारी कहानियां वो देके चले जाते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, बताओ, सारी बात समझ में आ गई? तो अब हम लोग एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। लिखो, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के बारे में लिखो। लिखो, इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन, it is used to predict the direction through which the new equilibrium point is, it is used to predict the direction through which the new equilibrium point will be attained if a reaction which is already at equilibrium, if a reaction which is already at equilibrium point, if a reaction which is already at equilibrium point is disturbed, which is already at equilibrium point is disturbed. कैसे डिस्टर्ब हुआ? is disturbed by change in concentration, pressure, temperature, adding catalyst. रिलैक्स रिलैक्स, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि करेगा, मैं भी वही लिखवाने वाला हूँ लास्ट में, ठीक है, कि कैटलिस्ट नहीं अफेक्ट करता है। आगे लिखो, कैटलिस्ट, एंड कैटलिस्ट के बाद मैं लिखवाने वाला था एडिंग इनर्ट गैस, एडिंग इनर्ट गैसेस। ठीक है बेटा, एडिंग inert gases. Now write the statement of LCP. What is the statement of LCP? If an equilibrium point is disturbed, then reaction shifts in that direction such that it can counteract the cause of change. It can counteract the cause of change. ये बड़ा छोटा सा लाइन है, और या ऐसे लिख सकते हो, such that it can minimize the cause of change. समझ में आ गया? मतलब कहानी का ये है, अगर इसको और इलेबोरेट करके लिखना हो, if you are increasing the pressure, reaction will shift in that direction by which it can decrease the pressure. If you are increasing the temperature, it will shift in that direction where it can decrease the temperature. ये इसका मतलब है, जो आप कर रहे हो उसको कम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया?
अब हम बस इतना ही इनको इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, इसके बाद हम लोग रेट वाले एक्सप्रेशन से लिखना शुरू करो पॉइंट वाइज। देखो, इफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड और प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन। इफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड और प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड, रिएक्शन विल शिफ्ट, बोलो, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम पॉइंट, टू अटेन इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन कितने लोग यहाँ पे ये बात समझ पा रहे हैं कि सर अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई एक सॉलिड हो गया तो उसका एक्टिव मास तो आप उसको बढ़ा ही घटा ही नहीं सकते हो। तो मान लो उनको ऐड कर भी रहे हो तो उससे रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट, और जब रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो ये स्टेटमेंट का कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए रेट हमेशा क्लैरिटी देता है। कई बार आपको एलसीपी धोखा दे जाएगा, लेकिन रेट हमेशा क्लैरिटी देगा आपको। इज दैट क्लियर? सो नॉट एप्लीकेबल इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज सॉलिड। कोई भी एक कंपोनेंट अगर सॉलिड हुआ तो उसके अमाउंट बढ़ाने घटाने से कोई फर्क, या यूं कह लो उसका एक्टिव मास बदलता ही नहीं, हो तो 1 रहता है। गॉट इट ना? एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब समझ गया ना, कि जैसे हम रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं, अगर प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन पीछे आएगा। ऐसे अगला देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखो प्रेशर जब बात कर रहा हूं तो दो तरह का प्रेशर होता है। तो जब बात प्रेशर की करते हैं तो दो तरह का प्रेशर है। एक तो है कि उनका पार्शियल प्रेशर, जैसे मान लो A प्लस बी फॉर्मिंग C, तो ये सब के सब गैस है। तो एक तो प्रेशर ये है बेटा कि मैं मान लो किसी एक को ही, एक तो प्रेशर ये है कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग पार्शियल प्रेशर। तो एक कंपोनेंट का प्रेशर बढ़ाने का मतलब उसके मोल ऐड कर रहे हो तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ऐड, तो नेचुरल सी बात है, फिर आगे जाएगा। अगर रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो तो आगे ये गया। और एक होता है पूरे कंटेनर के अंदर जो भी गैसियस मिक्सचर है उन सभी के प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया, सभी के प्रेशर को। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है अगर आप पिस्टन यूज करो। हाँ बिल्कुल सही, पूरे पिस्टन से इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कम कर दो। जब कंटेनर का वॉल्यूम कम करोगे तो इसका 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 मोल उतना ही, वॉल्यूम कम तो प्रेशर, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, डिक्रीज करने से प्रेशर। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूं प्रेशर बढ़ाने घटाने की, वो किसकी बात कर रहा हूं? पूरे पूरे कहानी का, मतलब कंप्लीट पिस्टन का यूज करके। तो प्रेशर बढ़ाना या वॉल्यूम घटाना एक ही बात है, एक ही बात हुआ ना, प्रेशर बढ़ाना है। अब जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे या वॉल्यूम कम करेंगे तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। इसके वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बढ़ेगा, बैकवर्ड भी बढ़ेगा। किस साइड ज्यादा इंक्रीमेंट होगा? जिस साइड ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि जब RF लिखोगे तो उसमें दो आएंगे, A एंड B। RB लिखते समय क्या आएगा? सिर्फ C आएगा। तो अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ तो ये 2 टाइम्स और इंटू 2 टाइम्स होकर ये 4 टाइम्स बढ़ गया, जबकि ये सिर्फ 2 ही टाइम्स बढ़ा। तो किधर जा रहा है रिएक्शन? ज्यादा मॉलिक्यूल से कम मॉलिक्यूल की तरफ, ज्यादा गैसियस पार्टिकल से कम गैसियस। और एलसीपी के स्टेटमेंट से सोचते हैं, ये तो रेट से मैंने बताया, एलसीपी के स्टेटमेंट से कि भाई आपने प्रेशर बढ़ाया है तो रिएक्शन में मूवमेंट उस डायरेक्शन में होगा जिससे प्रेशर कम हो सके। प्रेशर कम करने का तरीका क्या है? उस डायरेक्शन में जाए जिधर जाने से मॉलिक्यूल कम हो जाए, ज्यादा से कम, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू एनआरटी बाई। अगर मोल्स कम होंगे गैसेस के, मोल्स कम होंगे गैसेस के, तो प्रेशर कम होने लग जाएगा। तो लेफ्ट में मोल ज्यादा है, राइट में मोल कम, तो अगर लेफ्ट वाली चीजें जुड़ जुड़ करके राइट की तरफ जाने लग जाए तो ओवरऑल पार्टिकल कम होते जाएंगे। अगर राइट से लेफ्ट, तो इसका भी आंसर वही आ रहा है ना। तो इसको हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना दिस इज वेरी हैंडी टूल विद द हेल्प ऑफ रेट। इफ यू कैन विजुअलाइज
इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि एलसीपी के स्टेटमेंट में प्रेशर का इंपैक्ट देखने के लिए हमें ये देखना है कि जिस साइड ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उधर के रेट एक्सप्रेशन में कई सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती, तो उधर इंपैक्ट ज्यादा, डिक्रीज करते समय भी उधर ही ज्यादा पड़ेगा फर्क, इंक्रीज करते समय भी ज्यादा ही पड़ेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर reaction will shift in that direction where lesser number of moles of gases are present, where lesser number of moles of gases are present। किधर की तरफ जाएगा बेटा? जिस साइड lesser number of moles of gases are present, lesser number of moles of gases are present। ओके, आंसर समझ में आ गया सभी को? ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग वॉल्यूम एक ही बात है। सॉलिड से सॉलिड का कौन सा रिएक्शन होता है? हाँ, तो सिर्फ सॉलिड की तरफ जाएगा। हाँ, तो उससे क्या हुआ? अरे ज्यादा होने का मतलब तुम समझो कि सॉलिड से इधर जाने का रेट फिक्स था, तुमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम इस साइड का जो गैस है उसी का वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो उधर का रेट ज्यादा बढ़ गया, तो इस साइड से साइड कंडेंसेशन की तरफ जाएगा, बट इक्विलिब्रियम पॉइंट एक बार फिर भी तो अचीव होगा। अरे बाबा देखो ये क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि सर जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक, आओ तुम्हारी बात करते हैं, NCO2, ये हम इस इक्विलिब्रियम को लेके चलते हैं, तो हमें पता है RF इज नथिंग बट K, ये तो फिक्स वैल्यू है, और RB की जो वैल्यू है वो KB इंटू CO2 आएगी। अब जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे घटाओगे तो क्या बदलेगा? RF नहीं, RF तो फिक्स वैल्यू। जैसे मान लो शुरू में इक्विलिब्रियम जब आना था तो ऐसे हुआ, ये RF था, RB धीरे 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 इसके बराबर हो गया, अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अब तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने से इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, इसके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ गया, मतलब ये तुरंत स्पाइक कर गया, ये जो RB था ये स्पाइक करके इसी इंस्टेंट पे और ऊपर आ गया। यहां अब ऊपर आ गया तो इसका मतलब अब बैकवर्ड आएगा, बैकवर्ड आने का मतलब इसके मोल टाइम के साथ अब कम होने लगेंगे, तो कम होने लगेंगे तो इसका रेट भी धीरे धीरे कम आएगा, तो फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जैसे ही टच करेगा तो फिर ग्राफ ऐसे इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, तुम रोक ही नहीं सकते हो। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन होना तुम रोक ही नहीं सकते हो, वो सिर्फ एक ही शर्त पे रुकेगा, अगर उनमें से रिएक्टेंट बनने का या प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी ही खत्म कर दो। कल हमने ऐसा एक केस देखा था, ठीक है, कि अब इसी में मान लो कि तुम बढ़ा तो दिए लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड है ही नहीं, तो रिएक्ट करके किससे पीछे आएगा? तो तब कुछ हो ही नहीं पाएगा। यहाँ एक्टिव मास 1 लिख देने का मतलब नहीं, ये रहना भी तो चाहिए। जब कुछ है ही नहीं तो एक्टिव मास 1 नहीं, तब 0 हो गया, कुछ भी एक्टिव मास नहीं है इसका। तो आया बात समझ में? तो एट द एंड इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा। इज दैट क्लियर बेटा? एंड वाइस वर्सा लिख लेना कि अगर प्रोडक्ट प्रेशर डिक्रीज हुआ या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो रिएक्शन किधर जाएगा? जिधर ज्यादा मोल्स गैसेस की, जिधर ज्यादा मोल्स गैसेस। इंक्रीजिंग वॉल्यूम or decreasing pressure will shift the direction of equilibrium from less number of mole of gas to more number of mole of gas। याद रहेगा? अच्छा देखो, इतने ही छोटे चीज पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, IIT एडवांस का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। उन्होंने पूछा था कि PCl5 से PCl3 एंड Cl2 अगर आपको अल्फा बढ़ाना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 का, तो प्रेशर हाई पे बढ़ेगा या कम पे बढ़ेगा? तो प्रेशर बढ़ाओगे तो किधर आएगा? बैकवर्ड। अल्फा बढ़ाने का मतलब इसको तोड़ना ना, तो फॉरवर्ड जाना, यानी लोअर प्रेशर विल फेवर द डिसोसिएशन। समझ में आया? बोलो। अब इसी में मैं एंडो एक्सो दे दूं तो तुमसे टेम्परेचर भी पूछ सकता हूं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट आएगा अल्फा पे। बोलो, आ जाएंगे ना। फॉरवर्ड गया तो टूटेगा, बैकवर्ड आया तो बनेगा, यही तो है कहानी। अगर मान लो मैंने क्वेश्चन ये पूछा कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसपे प्रेशर बढ़ाने घटाने का कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा, तो कितने लोग कह रहे सर डेल्टा एनजी 0 कर दो।
H2 2HI को अगर आप H2I2 में तोड़ रहे हो तो दोनों तरफ तो गैसेस के मोल बराबर ही, तो इस पे बढ़ाने का इंपैक्ट कुछ नहीं आएगा। और समझो क्यों नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि इसमें भी RF लिखते समय HI वाला जो पावर था वो 2 था और RB में दोनों अलग अलग मल्टीप्लाइड थे, I2 एंड ये के भी। तो अगर ये तुमने प्रेशर बढ़ा के डबल कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, तो ये 2 का स्क्वायर होगा और ये 2 इंटू 2, क्या दोनों में कोई फर्क पड़ा? ये भी 4 गुना बढ़ गया, ये भी 4 गुना, तो इक्विलिब्रियम पहले भी था, बाद में भी इक्विलिब्रियम है। इसलिए प्रेशर इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द रिएक्शन वेयर डेल्टा एन जी इज 0। अरे बोलो बोलो भाई, रेट चेंजेस आएंगे, दोनों फास्ट फास्ट होने लगेगा। पहले दोनों 10-10 मॉलिक्यूल जा रहे थे, अब तुमने बढ़ा दिया तो 50-50 जा रहे हैं, लेकिन दोनों बराबर हैं। हम तो बात इक्विलिब्रियम पॉइंट की कर रहे हैं, रेट की बात ही नहीं कर रहा हूं। दोनों को देखना अलग अलग तरीके से। इज दैट क्लियर? चलो अगला पॉइंट लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा कि इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, on increasing temperature it will shift in forward direction, it will shift in forward direction। it will shift in forward direction। क्या सभी को समझ में आ गया? हाँ, एंड वाइस वर्सा, कहने का मतलब अगर एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड फेवर होगा। ठीक है, बोलो। अब देखो, इस स्टेटमेंट पे जेई ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनने का जो तरीका है रिवर्सिबल होता है ये, और डेल्टा एच इसका नेगेटिव होता है। कुछ ऐसा बताओ कौन से कंडीशन है जो ज्यादा प्रोडक्ट यानी अमोनिया प्रोडक्शन में हेल्पफुल होंगे? हायर प्रेशर हायर टेम्परेचर, लोअर प्रेशर लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर लोअर टेम्परेचर। कौन सा इन चारों में कंडीशन है जो अमोनिया प्रोडक्शन में, अमोनिया के लिए मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाए? तो पहले प्रेशर का इंपैक्ट देखो, बताओ प्रेशर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड? फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उधर जाता है जिधर कम गैसेस के पार्टिकल्स हो, तो इधर से इधर जाएगा, इधर 4 है इधर 2 है। समझ में आ रहा है? और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा बढ़ा देने पे बैकवर्ड जाने लगेगा। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, वरना एक्टिवेशन ही क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो रिलेटिवली मॉडरेट टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर इज गोइंग टू फेवर दिस रिएक्शन एज कंपेयर टू, क्या हो रहा है भाई? चलो समझ में आ गया सभी को, ये बात क्लियर हो गया? तो एक्सोथर्मिक के लिए बैकवर्ड आएगा और इसके लिए फॉरवर्ड। अब पूछा जाए टेम्परेचर का किस रिएक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा? जिसका थ्योरेटिकली डेल्टा एच 0 हो जाए, जिसका एंडो एक्सो कुछ है ही नहीं, तो उस पे टेम्परेचर बढ़ाने घटाने का भी कोई फर्क। लेकिन डेल्टा एच 0 हो जाए ऐसे रिएक्शन मतलब कह लो ना के बराबर है। डेल्टा एच 0 होने का रिएक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, मतलब अगर कभी थ्योरेटिकली पूछ दिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज डेल्टा एच तो आता ही आता है कुछ ना। समझ गए ना? डेल्टा एच 0 होने का मतलब इधर भी वही कंपोनेंट उधर भी वही कंपोनेंट। समझ गए? तो थ्योरेटिकली अगर डेल्टा एच 0 है तो टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर नहीं आएगा, क्योंकि ना तो एंडो है ना एक्सो है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? अगला पॉइंट लिखो, नोट करके लिखो, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट। पता है ना ये? तो बस लिख लो इसको, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आ गया? अगला देखते हैं,
इम्पैक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैसेस। अब देखो इनर्ट गैस को ना दो तरीके से ऐड किया जाता है। एक है कंटेनर रिजिड है, बॉक्स क्लोज है और उसमें गैसेस इन्फ्यूज करें यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और दूसरा है कि मूवेबल पिस्टन लगा के हम गैसेस एंट्री करा रहे हैं और ऊपर एक फिक्स लोड रख के छोड़ दिया है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर। सो इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पहला केस लिखो इसका। और चलो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम बताओ अब इस पे क्या फर्क पड़ना चाहिए। हेडिंग ये है इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोबारा सोचो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कंटेनर रिजिड है, मैं इसमें हीलियम गैस डाल रहा हूं, नियॉन गैस डाल रहा हूं, इससे क्या फर्क? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इज द राइट आंसर। मैं बोल रहा हूं कि आप रेट से सोचोगे कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि कितने लोग कह रहे हैं आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू PCl5 है, और PCl5 का अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज हो रहा है तो आर एफ नहीं चेंज हो रहा है, आर भी नहीं चेंज हो रहा है, तो ये तब भी इक्विलिब्रियम। अब चेंज हो रहा है या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? मोल बाई वॉल्यूम का रेशियो। बताओ इनर्ट गैस क्या इनसे रिएक्ट करता है, क्या इससे रिएक्ट करता है? तो किसी के मोल को ये तो नहीं बदलने वाला है। क्या वॉल्यूम बदल रहे हैं हम? नहीं, रिजिड कंटेनर में लिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एन बाई वी पे जब कोई इंपैक्ट ही नहीं आया तो ना तो फॉरवर्ड पे आ रहा है ना तो बैकवर्ड। अब गलती किन्होंने करी? जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले याद किया वो स्टेटमेंट कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उधर जाता है जिधर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। अब उन्हें दिख रहा था कि हीलियम अंदर आ रहा है तो इससे प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ रहा है तो उनके दिमाग में वो स्टेटमेंट पीछे वाला आ गया। लेकिन तब मैंने बताया था कंटेनर का प्रेशर बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम घटाना। क्या इस बार वॉल्यूम घट रहा है? तो क्यों? दोनों केस ही बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं करना है। अगला वाला बता रहा हूं, उसमें और धोखा खा सकते हो तुम लोग। जब मैं बोल रहा हूं कि वॉल्यूम, अब वॉल्यूम नहीं बल्कि मास मैंने ऊपर रख दिया और रिएक्शन यही करा रहे हैं, और मैं इनर्ट गैस डालते जा रहा हूं। अब बताओ रिएक्शन किधर जाएगा? कांस्टेंट प्रेशर, मतलब ऊपर का पी एक्सटर्नल कांस्टेंट कांस्टेंट है, एक लोड रख के छोड़ देना मतलब mg बाई ए इज कांस्टेंट। किस साइड जाएगा ये? हाँ, किस साइड जाएगा? तो एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? प्रेशर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो कुछ होगा, यहां तो प्रेशर कांस्टेंट, तो दिमाग में क्या आना चाहिए? कुछ नहीं होगा। होगा यहां, क्योंकि ये केस बिल्कुल अलग है। यहां जैसे जैसे तुम मोल डालोगे और बोल रहे हो प्रेशर कांस्टेंट है, तो कितने लोग करें कंटेनर को एक्सपैंड करना पड़ेगा। अरे यार प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? एनआरटी भाई। तुमने ये मोल गैसेस के बढ़ाए तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा ना, तुम कांस्टेंट रखना है, उसी प्रोपोर्शन में वॉल्यूम भी। जिस प्रोपोर्शन में तुम मोल बढ़ा रहे हो उसी प्रोपोर्शन में, मतलब ये एक ऐसा केस है जहां प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए इनर्ट गैस ऐड करते समय आपको वॉल्यूम बढ़ाना होगा, और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इसके भी कंसंट्रेशन, इसके सबके डिक्रीज होंगे। किधर इंपैक्ट ज्यादा आएगा? प्रोडक्ट की साइड डिक्रीज ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ C/2 इंटू C/2 हो जाएगा, और ये सिर्फ C/2, यानी ये रेट सिर्फ हाफ हुआ पहले का, और ये पहले के टाइम में 1/4 टाइम। तो इधर डिक्रीज ज्यादा हुआ ना, मतलब पीछे आने का टेंडेंसी कम है, आगे आने का टेंडेंसी मतलब किधर जा रहा है? इन दैट डायरेक्शन। आगे पीछे मत बोलो, यहाँ मोल्स ऑफ गैसेस को देख करके, यहाँ आगे पीछे कोई सेंस ही नहीं, उधर जा रहा है जिधर ज्यादा पार्टिकल हैं गैसेस के। और क्या यही चीज नहीं होता था जब हम वॉल्यूम बढ़ा रहे थे? तो वही सेम तो केस है, लेकिन आपको देखना उस नजरिए से पड़ेगा तब। मतलब यहां कांस्टेंट प्रेशर के नजरिए से नहीं, बल्कि ऐसे देखो कि वॉल्यूम बढ़ने का इंपैक्ट क्या है। तो वॉल्यूम बढ़ाना, या पुराने केस से रिलेट करें तो वॉल्यूम बढ़ाना इज सेम एज प्रेशर घटाना, और प्रेशर घटाना इज उल्टा है प्रेशर बढ़ाना। तो प्रेशर बढ़ाने पे किधर जा रहा था? कम मोल की तरफ। घटाने पे किधर जाएगा? तो ये दोनों केसेस रिलेटेबल हैं। या मैं बोलूंगा वो सब दिमाग में मत लगाओ, सीधा सीधा सोचो रेट से कैसे आंसर निकालना है, कि इंपैक्ट देखो एंड रेट।
तो क्या लिखोगे? इफ इनर्ट गैस आर एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर मोर नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स आर देयर। अब देखो, इतने स्टेटमेंट जबरदस्ती मैंने लिखवाए याद करने के लिए, टेक्निकली कुछ नहीं बताना था, सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछना था मेरे को। तो आप भी इतना ही फ्री दिमाग को रखना कि यार कुछ भी आएगा मैं तो रेट से निकाल लूंगा। इज दैट क्लियर? उस लेवल के कॉन्फिडेंस से आप इन सारे स्टेटमेंट को जज करना, फिर आपको भी आ जाएगा। आ गया समझ में? अब देखते हैं फेज इक्विलिब्रियम क्या है। कुछ नहीं है यार, इसी का एक केस है, बस सब केस है। लिखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फेज इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फेज इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फेज इक्विलिब्रियम। किसका सब पार्ट? हाँ, मतलब एलसीपी का ही एक पार्ट है। हेडिंग डलवा रहा हूं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फेज इक्विलिब्रियम ना। अब फेज इक्विलिब्रियम मतलब बेटा देखो, जैसे मान लो H2O लिक्विड से H2O गैस बन रहा हो एट 1 atm एंड 373 केल्विन। आपको पता नहीं ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, ये फेज इक्विलिब्रियम है। अब मैं बोलूं प्रेशर 1 atm के बजाय मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, तो बताओ रिएक्शन पीछे आएगा या आगे जाएगा? अब खुद से बताओ आंसर, देखिए क्या करते हो। इफ आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर, मोर लिक्विड वाटर विल फॉर्म और मोर वाटर वेपर विल फॉर्म। इंक्रीज कर रहा हूं प्रेशर, मोर लिक्विड विल फॉर्म, क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन को किधर जाएगा? जिधर लेस गैसेज हो, लिक्विड की साइड कोई गैस नहीं। आ रहा है ना आंसर? यही अगर मान लो H2O सॉलिड से लिक्विड इवापोरेशन के बजाय सब्लिमेशन का केस हो जाता, तो प्रेशर बढ़ाने पे किधर आता? बैकवर्ड। ये बैकवर्ड। अब देखते हैं कौन बताता है। ये लो, मतलब मेल्टिंग। अब बताओ प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? देखिए कौन बता सकता है। हालांकि प्रेशर इस पे सब्सटैंशियली बढ़ाना पड़ेगा, वरना इस पे असर इतना जल्दी नहीं पड़ने वाला है। हल्के फुल्के प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो इससे भी फर्क पड़ेगा। किधर जाए, किस साइड जाए? तो आंसर है, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ, क्यों? हाँ बिल्कुल सही, सही पकड़ा है इसने। देखो हमेशा एक बात दिमाग में रखना, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उधर की तरफ जाता है जिधर डेंसिटी हायर है। क्योंकि खुद सोचो ना, मॉलिक्यूल्स ऐसे पड़े, तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वो कॉम्पैक्ट करना चाहेगा, यानी लो डेंसिटी से हाई। इसमें भी देखो वो वैलिड है। गैस की डेंसिटी बहुत कम, लिक्विड की ज्यादा, गैस की बहुत कम, सॉलिड की बहुत ज्यादा। तो जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो इस साइड से इस साइड जाएगा। रेट के एक्सप्रेशन से सोचो, सॉलिड का प्रेशर बढ़ाने से ना तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे सॉलिड के ऊपर, मतलब सॉलिड गैस के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूं। अरे ये डब्बा था, इसमें ऐसा था, सॉलिड यहीं पड़ा हुआ है बिल्कुल आलसियों की तरह। अब तुम प्रेशर घटा रहे हो, कौन कंप्रेस हो रहा है, गैस या ये? तो गैस का एक्टिव मास बढ़ रहा है, यानी N/V बढ़ जा रहा है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। सॉलिड का तो अभी भी वही, इसलिए ये बैकवर्ड आ रहा है। लेकिन जब दोनों ही बिल्कुल आलसी हो जाए एकदम, ये भी लिक्विड ही, तो इनमें देखेंगे कि प्रेशर जब बढ़ा रहे हैं तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसकी डेंसिटी कम। हाई डेंसिटी, सो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ। तो बताओ H2O आइस एंड H2O लिक्विड में किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? लिक्विड की ज्यादा होती है मोटू लोग, क्योंकि आइस फ्लोट करता है, लिक्विड के ऊपर आइस फ्लोट करता है, इसलिए आइस की डेंसिटी कम, लिक्विड की ज्यादा होती। इसी जगह पे अगर क्वेश्चन घुमा फिरा करके आ जाता सल्फर सॉलिड एंड सल्फर लिक्विड, तो आंसर होता यहां प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा सॉलिड बनेगा और यहां प्रेशर बढ़ाने पे ज्यादा।
ये प्रॉपर्टी सिर्फ H2O की ही अलग है, बाकी सबकी की नॉर्मल है, क्योंकि इसके अंदर स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वैक्यूल्स क्रिएट हो जाते हैं आइस के अंदर, इसलिए स्पेस ज्यादा खाली पड़ जाता है, इसलिए डेंसिटी कम हो जाती है। वरना सॉलिड आर मोर डेंसर, लिक्विड तो थोड़ा एक्सपेंशन ही हो रहा है ना। तो आ गया फेज इक्विलिब्रियम पे, तो एक लाइन में कंक्लूड करें फेज इक्विलिब्रियम को, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, phase equilibrium will shift from lower density side to higher density side, low density side to high density side, low density से high density की तरफ मूव करेगा, लो डेंसिटी की साइड से किधर मूव करेगा, हाई डेंसिटी की साइड। दैट इज करके लिखो, इन लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, एक एक करके सबके इस लिखते जाओ, इन लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मोर लिक्विड विल फॉर्म, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर क्या बनेगा, मोर लिक्विड इज, क्यों, लिक्विड इज मोर डेंसर देन गैस, क्या वेपर, देख लिया, समझ में आया। अगला और करें, कर लिया, लिखो, इन केस ऑफ H2O ice and H2O liquid on increasing pressure more liquid will form because liquid water having more density than ice। अब जिनको वो दिमाग में नहीं घुस रहा हो वो लिख लेना, आइस फ्लोट्स ऑन लिक्विड वाटर, तब रिलेट कर ले जाओ। कई बार ये दिमाग में आता है ना यार, सॉलिड तो ज्यादा डेंसिटी होता है, तो वो ईगो कम करने के लिए आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, इसकी डेंसिटी कम होती है। वो प्रैक्टिकल है, सबने देखा है ना। सल्फर सॉलिड सल्फर लिक्विड इक्विलिब्रियम में ऑन इंक्रीजिंग सल्फर सॉलिड विल फॉर्म मोर। सभी को समझ में आ गया, बोलिए। अच्छा, इसके बाद देखो एक केस मैं थोड़ा सा समझा देता हूं जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब जो वहां यूज ज्यादा आएगा, और वो है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। किसके बारे में बात कर रहा हूं, हेडिंग डालो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, अब इसका मतलब क्या है पहले समझाता हूं। देखो कई बार क्या हो रहा है, अभी तक क्या हो रहा है, हमने जो भी इक्विलिब्रियम किए हुए हैं उनमें एक ही रिएक्शन लिया है, ये सुनो। मान लो एक ही कंटेनर के अंदर दो दो रिएक्शन कराने लग जाए और दोनों इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कि A प्लस B फॉर्मिंग C एंड C प्लस सॉरी A प्लस D फॉर्मिंग E, ये दो इक्विलिब्रियम साथ के साथ चल रहा है, दोनों इक्विलिब्रियम साथ के साथ चल रहा है। अब भाई इनका जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन है, A नॉट B नॉट, इसका D नॉट मान लो दिया हुआ है, मैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछना चाहूं कि बताओ A B एंड C एंड D को एंड E को कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे लिखा जाएंगे एक्सप्रेशन को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेट करना एक अलग बात है कि इसका K1 दिया है, इसका K2 दिया है, यू कैन राइट K1 इज इक्वल टू C अपॉन B A, K2 लिख सकते हो E अपॉन D, कोई दिक्कत, D इंटू लिख सकते हो ना। अब क्वेश्चन ये है कि C यहां पे भी आ रहा है, A यहां पे भी आ रहा है, A यहां पे भी आ रहा है,
अब दोनों के अंदर रिएक्शन का एक्सटेंट सेम तो नहीं होगा, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग। भाई ये ए नॉट में से कुछ एक्स गया तो ये पक्का ए नॉट में से कुछ वाई गया होगा। तो मैं क्या लिखूं ए के जगह पे? कैन आई राइट ए नॉट माइनस एक्स या ए नॉट माइनस वाई, या दोनों ही? आंसर दोनों गलत है। करेक्ट आंसर ए नॉट माइनस एक्स माइनस वाई। नहीं, 2a नॉट क्यों? अरे मोटू तूने लिया ए तो अंदर ए ही था ना, ए नॉट ही। अब वो दो रिएक्शन में यूटिलाइज हो रहा है, वो अलग बात है। इसमें से x टूटा, इसमें से y टूटा, तो x इधर से गया, y इधर से गया, तो टोटल कितना गया? x एंड y का सम। तो इसलिए a नॉट माइनस एक्स प्लस वाई। इसलिए बोलते हैं कॉमन स्पीशीज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम ही रखेंगे, चाहे वो यहां हो या यहां। मतलब इसमें ना तो ये सही है ना तो ये सही है। आंसर दोनों की जगह क्या लिखेंगे? ए नॉट माइनस एक्स माइनस वाई। इधर भी क्या लिखेंगे? ए नॉट माइनस एक्स माइनस। ये बस समझा दे रहा हूं, अभी आगे आने वाले टाइम में बहुत यूज आने वाला है। आ रहा है बात समझ में? इसी का एक और वर्जन दिखाता हूं। जैसे मान लो ए प्लस बी फॉर्मिंग सी एंड यहां सी प्लस डी फॉर्मिंग ई आ जाए, और इसके इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नॉट बी नॉट एंड सी का कोई कंसेंट्रेशन ही नहीं दिया मैंने, डी नॉट, क्योंकि ये यहां बन रहा था। तो अब सी क्या लिखेंगे? तो बोलते देख पहले वाले में तो ये बन रहा है कि ये ए नॉट माइनस एक्स, ये बी नॉट माइनस एक्स, तो ये एक्स बन रहा है। लेकिन दूसरे वाले में ये टूट भी रहा है वाई, और ये डी नॉट माइनस वाई, ये वाई। तो सी को क्या रखें? सिर्फ एक्स रखे या एक्स माइनस वाई? आंसर है एक्स माइनस वाई। यहां नहीं, हर जगह, दोनों जगह लिखना। तो किसी एक रिएक्शन में बन रहा हो, दूसरे में टूट रहा हो, तो वी हैव टू टेक द डिफरेंस। इतना बना, उसमें से इतना टूट गया, बचा कितना? एक्स माइनस वाई। सो कॉमन स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखते हैं मल्टीपल इक्विलिब्रियम जो भी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई कोई आपसे पूछे उस डब्बे में सी कितना बचा है, तो दो आंसर तो नहीं बोल सकता ना, एक ही आंसर आएगा ना। तो वो आंसर ऐसा आना चाहिए जो दोनों के लिए सेम ही हो। सेम स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रखते हैं। हाँ, तो चलता रहेगा। अब भाई मैं इक्वेशन बनाऊंगा K1 K2 का, उस हिसाब से एक्स वाई की वैल्यू निकालूंगा, देखेंगे कितना आ रहा है। सॉल्विंग इज डिफरेंट थिंग, पहले कॉन्सेंट्रेशन लिखने आना चाहिए, सॉल्व करके देखेंगे, क्वेश्चंस होंगे कुछ, आप निकालना उसको देखकर। आ गया समझ में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द कॉमन स्पीशीज मस्ट बी केप्ट सेम इन ऑल द इक्विलिब्रियम। अलग अलग नहीं होना चाहिए कि इधर x लिख दिया उधर y लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वहां है वही यहां पर लिखना है। अच्छा, अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर मैंने x यहां रखा तो x यहां रख दूं। नहीं, रिएक्शन तो ये भी हो रहा है ना, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो जाएगा। तो आपको फाइनली डिसाइड करना है कॉमन सेंस लगा के कि इसको लिखना क्या है। जैसे यहां जुड़ गया x एंड y दोनों जोड़ करके हमने इसमें से डिफरेंस निकाला, ए नॉट माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ कुछ और ही कहानी होगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसके एप्लीकेशन बहुत करेंगे आयनिक में, एकदम टेंशन मत लो, वहां तो रट जाएगा, वहां काम ही यही करना है आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अच्छा, तो अभी तक हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, एलसीपी, सब चीज पढ़ लिया। लेकिन मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान ये है कि जो दोनों तरफ हो, और लेकिन मैंने ये भी बताया था इरिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान ये है कि यूनिडायरेक्शनल हो या उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो। जैसे एक बात बताओ, मैं बोलूं a प्लस बी फॉर्मिंग c, और इसका केसी 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20, ये समझ में आता है कि c बाई a एंड b का रेशियो इतना है। मतलब इस वैल्यू से हम a b फिगर आउट कर सकते हैं, abc कितना, अगर इनकी इनिशियल वैल्यू। और यही हमने तो किया है पिछले कुछ लेक्चर्स में, वैल्यूज दे दे के कॉन्सेंट्रेशन निकलवाए। What if sir Kc is given as 10 के पावर 5? What if this value is given as 10 के पावर 18? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है बेटा ये रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना हाई, मतलब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेशियो इज स्काई हाई, मतलब रिएक्टेंट लगभग खत्म हो गया, प्रोडक्ट लगभग पूरी तरह से बन गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मान लो यही मैं दे दूं, इसका 3 मोल इसके 5 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है, तो बताओ सी कितना बनेगा? बिना ज्यादा सोचे हुए, इसका 3 मोल इसके 3 मोल को खाएगा, इसका 2 बच जाएगा, इसका 0 बचेगा, इसका आंसर कितना आएगा?
3, अरे 1 मोल से 1 बन रहा है तो 3 मोल से, इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो जैसे ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन। हो जाएंगे क्या? अभी मैं एक चीज बता रहा हूं, दूसरे पे भी आता। अगर बहुत बड़ी हुई तो समझ में आ गया, लेकिन अब यहीं पे कैच है। क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछेगा ही नहीं सी कितना बना, वो पूछेगा बताओ ए कितना बचा, और ऑप्शन दे देगा 10 के पावर -6, 10 के पावर -10, 10 के पावर। अब यार टेक्निकली तो ये कम होना चाहिए और ये सारी वैल्यूज कम है, खत्म है। अब मैं कैसे निकालूं? तो बोलते हैं देखो इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना कितना और कितना ये है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पता है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू सी अपॉन ए एंड बी। क्या अननोन है? ये नहीं पता है, क्योंकि जीरो तो आइडियली नहीं हो सकता, बहुत कम होगा, जीरो तो नहीं हो सकता। बी एंड सी तो पता है ना कि ये 3 बनेगा, ये 2 बचेगा, तो इसको यहां रख लो 3, इसको 2 रख लो, ए इधर कर लो, के सी इधर कर लो, पावर नेगेटिव में आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 3/2 इंटू 10 के पावर, अगर ये 18 वाला लिया था तो -18, विच इज वेरी वेरी लो। आगे बात समझ में? तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है एग्जामिनेशन में, उसी का कॉन्सेंट्रेशन तुमसे पूछेगा, क्योंकि बाकी दोनों का तो ऑब्वियस है, आप आंसर कर जाओगे। और इसका भी आंसर करने में कौन सी बड़ी बात है यार, एक ही तो नहीं पता है ना, बाकी सब पता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करो, आंसर निकालो। समझ में आ गया कैसे यूज करना है? When equilibrium constant is very very high, assume this reaction is going almost forward and calculate the values of all the reactant. The one which is limiting वाले को आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से निकालना पड़ेगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करके निकालोगे तो बाकी सारे आपको पता ही हो गए, सिर्फ एक ही अननोन रहा, वो निकल जाएगा। गॉट इट? The last case is, what if the equilibrium constant is too low? अगर यही वैल्यू जो अभी पूछा है कि भाई अगर ये बहुत ही कम हो गया, सर मान लो k का वैल्यू 10 के पावर -3 आ गया, -4 आ गया, अब क्या करें? तो आप ऐसा मान लोगे कि अगर ये a0 है, ये b0 है, ये a0 - x, ये b0 - x, ये x है, तो इतना कम होने का मतलब आगे गया ही नहीं, मतलब x वैल्यू इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू a0 एंड b0। और जब ये बहुत कम हो जाए, बहुत कम, तो a0 - x को मैं क्या लिख सकता हूं? a0। इसको क्या लिख सकता हूं? निकालना ये है ना, C अपॉन 0। आंसर कभी नहीं अलाउड है इक्विलिब्रियम में, क्योंकि सब कुछ ना कुछ होंगे, बहुत कम होगा लेकिन होगा। तो C अपॉन A इंटू बी इज इक्वल टू 10 के पावर -3। ये पता है ना, इस बारी ये पता है ना, ये निकल जाएगा। जीरो मत आंसर करना, x है, x बहुत कम है, इतना कम है कि इसमें से घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से घटाने, ये तो बेचारा है ही x, इसको तो निकालोगे ना। तो x अपॉन a0 इंटू b0 इज इक्वल टू दिस, आंसर विल बी a0 इंटू b0 10 के पावर -3, विच इज एब्सोल्युटली वेरी लेस। गॉट इट? तो इसी के साथ बेटा पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम विथ द लिंक दैट आई हैव डेवलप्ड इन द लास्ट 15-20 मिनट इज गोइंग टू बी सुपर यूजफुल फॉर यू इन आयनिक इक्विलिब्रियम। यहीं से शुरुआत करेंगे आयनिक का, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं एकदम, ठीक है, वहां कम वैल्यूज नहीं, वहां खेलना देखना है कैसे करना है। दैट्स ऑल फॉर द क्लास, यू गाइस कैन